हेलो फ्रेंड्स अब हमको शुरू करना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके पहले अपन ने टैक्सेशन का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया था, बराबर, कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कितने टाइप के टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो सब अपन ने बैकग्राउंड समझ लिया था। अब अपन ने को शुरू करना है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961, बराबर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स जब अपन ने इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी, जब अपन ने आपके पार्ट ए की शुरुआत करी थी, तो आपको मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने। चलिए जल्दी बताइए, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने सर? 298 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं। अब अपने को एक एक करके सेक्शन समझने का है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, ऐसे पूरे सेक्शन अपने को समझने के हैं। सबसे पहले अपन समझने जा रहे हैं फ्रेंड्स सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले अपन क्या समझने जा रहे हैं? सेक्शन 1 समझने जा रहे हैं। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? आपकी बुक में भी सेक्शन 1 ओपन करके रखेंगे आप। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, कोई भी एक्ट हो, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं, कोई भी एक्ट हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे सेबी एक्ट हो, चाहे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो, हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1, हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सबसेक्शंस। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सबसेक्शंस। क्लियर? कितने सबसेक्शंस में डिवाइडेड होगा? 3 सबसेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सेक्शन नंबर 1 का हमेशा याद रखिए, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन नंबर 1 विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू 3 सबसेक्शंस। सबसेक्शन 1 बात क्या करेगा? सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 बात करेगा नेम ऑफ द एक्ट के बारे में। किसके बारे में? नेम ऑफ द एक्ट, कि भैया ये एक्ट कौन सा है। आप मुझे बताओ, आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो फ्रेंड्स? सर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां होगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? कौन सा एक्ट, उस एक्ट का नाम बताता है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होते तो क्या लिखा होता? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप सेबी एक्ट पढ़ रहे होते तो क्या लिखा होता? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज सेबी एक्ट, बराबर। तो आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट, तो क्या लिखा होगा? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप याद रखिए, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 हमेशा नेम ऑफ द एक्ट बताएगा कि आप कौन सा कानून पढ़ रहे हो। अब सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 हमेशा बताएगा एनफोर्सिबिलिटी, या एनफोर्सिबिलिटी, कि भैया ये कहां एनफोर्स होगा, कहां लगेगा। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये कानून पूरे भारत पर लगेगा, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में रहो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में रहो, चाहे आप मिजोरम में रहो, चाहे आप महाराष्ट्र में रहो, चाहे आप गुजरात में रहो, आप भारत के किसी भी कोने में रहो, इनकम टैक्स एक्ट लगने वाला है। क्लियर? तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 नाम बताएगा, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहां लगेगा वो बताएगा, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबिलिटी बताएगा कि ये कब से एप्लीकेबल होगा, कब से लगेगा। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 से ये कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्या बताएगा? नाम बताएगा। क्या नाम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, भैया ये लगेगा कहां? तो होल ऑफ इंडिया लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 कब से लगेगा? 1 अप्रैल 1962 से ये कानून एप्लीकेबल हुआ है भारत में। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सेक्शन 1 फ्रेंड्स। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 नाम बताएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहां लगने वाला है? होल ऑफ इंडिया लगने वाला है। कब से लगने वाला है? 1 अप्रैल 1962 से। क्लियर? सेक्शन 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2
फ्रेंड्स सेक्शन 2 ऑलवेज टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। आप लोग कंपनीज एक्ट भी पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2 डेफिनेशंस ही है ना। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, सेक्शन 2 डेफिनेशंस है। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, सेक्शन 2 डेफिनेशंस है ना। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ो, सेक्शन 2 डेफिनेशंस है। आप कोई भी कानून उठाओ, हमेशा सेक्शन 2 क्या होगा, डेफिनेशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशंस? फ्रेंड्स सेक्शन 2 में हमेशा कुछ वर्ड्स क्या रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे। सेक्शन 2 में गवर्नमेंट कुछ वर्ड्स को क्या कर देती है, डिफाइन, ताकि आगे जाके जब भी वो वर्ड्स आए तो आप उसका मतलब आपको पहले से पता हो। तो सेक्शन 2 में फ्रेंड्स हमेशा क्या दी हुई है, डेफिनेशंस दी हुई है। क्लियर? अब अपने को सेक्शन 2 में फ्रेंड्स डेफिनेशंस पढ़ने की है, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या पढ़ने की है, डेफिनेशंस पढ़ने की है। एक एक करके अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स सबसे पहली डेफिनेशन जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है पर्सन की डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? पर्सन की डेफिनेशन। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। आपको याद होगा जब मैंने इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन बताई थी, याद है क्या? जिसको याद नहीं है वो याद करेंगे भाई, मैं वापस एक बार ओपन कर रहा हूं, है ना। जब अपन ने इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन बताई थी, याद आ रहा है क्या? देखो भाई, इनकम टैक्स की डेफिनेशन कहां बताई थी मैंने आपको? आपके पास लिखी होगी, ओपन करिए। हाँ, ये बताया था मैंने आपको, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। बताया था मैंने आपको, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, मतलब पर्सन ने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स लगेगा। ये बताया ना, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, मतलब पर्सन ने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स लगेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? उसको डिफाइन किया गया फ्रेंड्स सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन वर्ड को डिफाइन किया गया। और अब अपने को देखना है पर्सन मतलब कौन कौन, बराबर। मैंने आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। अगर पर्सन इनकम कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो पर्सन मतलब क्या, पर्सन म्हणजे क्या, उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स पर्सन की डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, अपन लोग क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, और इंडिविजुअल को क्या बोला गया है, पर्सन। तो जितने इंडिविजुअल्स हैं वो सब पर्सन हैं, और पर्सन अगर इनकम कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, बराबर। अपन ने इनकम टैक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो जितने लोग पर्सन हैं वो इनकम कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल को पर्सन माना गया, मतलब आप और मैं इंडिविजुअल हैं। तो क्योंकि आप और मैं इंडिविजुअल हैं, मतलब अपन पर्सन है और अपन इनकम कमाएंगे तो अपने को टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF को भी पर्सन माना गया है। अगर HUF भी इनकम कमाएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल पर्सन है, HUF पर्सन है, बराबर। इंडिविजुअल पर्सन है, HUF पर्सन है। उसके बाद कंपनी, कंपनी को भी पर्सन माना गया है। मतलब अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो क्या कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा? यस सर, बिकॉज कंपनी इज अ पर्सन, और हर पर्सन जो पैसा कमाता है उसको टैक्स देना है, बराबर। इनकम टैक्स की डेफिनेशन यही बोलती है, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो कंपनी भी पर्सन है, अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन कौन हो गए, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, बराबर। उसके बाद फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। पार्टनरशिप फर्म और LLP भी पैसा कमाएगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और LLP को भी पर्सन माना गया है। तो इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म एंड LLP हो गई। क्लियर? उसके बाद फर्म हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कॉपरेटिव सोसाइटी, अगर कॉपरेटिव सोसाइटी पैसा कमाएगी तो कॉपरेटिव सोसाइटी को भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कॉपरेटिव सोसाइटी को भी पर्सन माना गया है, बराबर। उसके बाद लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी मतलब जिनका जुरिसडिक्शन एक लोकल एरिया में होता है, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया म्युनिसिपैलिटी लिमिट में ही होता है, उतनी लिमिट में वो लोग काम करते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर दी लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी भी अगर पैसा कमाएगी तो उन्हें भी टैक्स देना है, क्योंकि उन्हें भी पर्सन माना गया है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी हो गया। आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन को भी पर्सन माना गया है, मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन भी अगर पैसे कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। बट सर ये आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन होता क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन मतलब विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। विच इज क्रिएटेड बाय लॉ मतलब एग्जांपल लिख लीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ है। तो जो भी क्रिएटेड बाय लॉ है वो सब आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन है, और अगर आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन पैसे कमाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? और फ्रेंड्स आखिरी में AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। फ्रेंड्स अपन ने इनकम टैक्स की डेफिनेशन शुरू करी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। अगर पर्सन इनकम कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, बराबर। तो पर्सन यानी क्या, उसको डिफाइन किया गया फ्रेंड्स सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कौन कौन आते हैं पर्सन की डेफिनेशन में? इंडिविजुअल, आप और मैं, अपन लोग इंडिविजुअल है, तो अपन लोग अगर पैसा कमाएंगे तो अपने को टैक्स देना पड़ेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF को भी पर्सन माना गया है। HUF अगर पैसा कमाएगी तो HUF को भी टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी, कंपनी भी अगर पैसा कमाएगी तो कंपनी को भी टैक्स देना है। पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, पार्टनरशिप फर्म एंड LLP अगर पैसा कमाएगी तो उन्हें भी टैक्स देना है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अगर पैसा कमाएंगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी टैक्स देना है। लोकल अथॉरिटी, जिनका एक लोकल लिमिट में, लोकल एरिया में जुरिसडिक्शन होता है, लाइक म्युनिसिपैलिटीज, है ना, होते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनका एक लोकल एरिया में ही जुरिसडिक्शन होता है, तो वो लोग भी पैसा कमाएंगे तो उनको भी टैक्स देना है। आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन का मतलब होता है द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसे लोग, ऐसी चीजें जिनको लॉ ने बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बराबर, यूनिवर्सिटीज, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ये लोग भी पैसा कमाएंगे तो इनको भी टैक्स देना है। और आखिरी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर AOP और BOI भी पैसा कमाएंगे तो इन्हें भी टैक्स देना है, क्योंकि इन्हें भी पर्सन माना गया है। अब AOP BOI अपन समझते हैं क्या होता है, क्लियर? तो इतने सब क्या है? पर्सन्स हैं, और अगर ये लोग पैसा कमाएंगे तो इनको क्या देना होगा? टैक्स। क्लियर? तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, फिर HUF, कंपनी, फिर फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सब पर्सन्स हैं, ये लोग अगर पैसा कमाएंगे तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? अब फ्रेंड्स इंडिविजुअल तो आपको पता है कि कौन होता है, आप और मैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पता है कि ऐसी हिंदू फैमिली जिसका डिवीजन नहीं हुआ है ना, जो जॉइंट फैमिली है, मिलकर बिजनेस करती है, वो भी पर्सन है, वो भी पैसा कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू कंपनी। फ्रेंड्स कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, और अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी को पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है, बराबर। तो अब फ्रेंड्स इनकम टैक्स के हिसाब से कंपनीज जो हैं वो 4 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? 4। इनकम टैक्स के हिसाब से कंपनी जो है वो 4 तरीके की होती है। एक होती है इंडियन कंपनी, ठीक है, एक होती है इंडियन कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी,
तीसरी होती है डोमेस्टिक कंपनी, और चौथी होती है कंपनी इन विच पब्लिक हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। चलो यहां ध्यान देंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अभी अपन ने देखा, अभी अपन ने समझा पर्सन यानी क्या। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, कंपनी भी आ गई। मतलब अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा, बराबर। लेकिन फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के हिसाब से कंपनीज जो हैं वो 4 तरीके की हैं। कितने तरीके की? चलिए मेरे साथ रिपीट करेंगे। कंपनी कितने तरीके की इनकम टैक्स के हिसाब से? 4। एक इंडियन कंपनी, दूसरी फॉरेन कंपनी, तीसरी डोमेस्टिक कंपनी, और चौथी कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। क्लियर? अब इंडियन कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। इंडियन कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। फॉरेन कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। ठीक। इंडियन कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 26A में। फॉरेन कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। डोमेस्टिक कंपनी यानी क्या, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। क्लियर? कंपनी कितने टाइप की है? 4 टाइप की। एक हो गई इंडियन कंपनी, दूसरी हो गई फॉरेन कंपनी, तीसरी हो गई डोमेस्टिक कंपनी, चौथी कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इंडियन कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। फॉरेन कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। डोमेस्टिक कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। और कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। सेक्शन 2 क्लॉज 18 में कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। अब एक एक कंपनी अपने को समझना है कि इंडियन कंपनी यानी क्या, फॉरेन कंपनी यानी क्या, डोमेस्टिक कंपनी यानी क्या, और कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो यानी क्या। चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कहां डिफाइंड है फ्रेंड्स? कहां डिफाइंड है इंडियन कंपनी? कहां डिफाइंड है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। चलिए देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 26 में इंडियन कंपनी डिफाइंड है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी which is registered under Indian Companies Act। अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो हो गई इंडियन कंपनी। लाइक रिलायंस, रिलायंस इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, दैट इज एन इंडियन कंपनी। इन्फोसिस, इन्फोसिस रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, इन्फोसिस इज एन इंडियन कंपनी, बराबर। टाटा, टाटा इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, टाटा इज एन इंडियन कंपनी। तो जितनी भी कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हो गई इंडियन कंपनीज। वो तो एकदम सिंपल है भैया, जो जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी हो गई सेक्शन 2 क्लॉज 26 के हिसाब से। लेकिन नाउ लेट्स कम टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज कहां डिफाइंड है फ्रेंड्स? फॉरेन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनीज which is registered in foreign countries। मतलब जो कंपनीज इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस में रजिस्टर्ड तो फॉरेन कंपनी, एप्पल यूएस में रजिस्टर्ड तो फॉरेन कंपनी, सुजुकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मारुति सुजुकी, सुजुकी जापान में रजिस्टर्ड तो फॉरेन कंपनी। तो जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हो गई इंडियन कंपनी। जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है उसको बोला गया फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। क्लियर? तो इंडियन कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। फॉरेन कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। जो कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड वो इंडियन कंपनी। जो कंपनीज इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड, इट मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, है ना। तो मतलब जो फॉरेन में, जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इंडिया के बाहर है, वो हो गई फॉरेन कंपनी। क्लियर? अब आते हैं फ्रेंड्स डोमेस्टिक कंपनी के बारे में।
डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी फ्रेंड्स डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 22A में, सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। डोमेस्टिक कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या? एवरी इंडियन कंपनी, हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। तो जितनी कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं वो सब डोमेस्टिक कंपनीज हैं। एंड एवरी अदर कंपनी, अब अदर कंपनी कौन सी? मतलब फॉरेन कंपनी। भैया एवरी इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है, एंड एवरी अदर कंपनी, एवरी अदर कंपनी मतलब कौन सी बच गई? फॉरेन कंपनी, बराबर। हु हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन इंडिया। तो एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, ये तो क्लियर हो गया। अपन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। तो हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड एवरी अदर कंपनी, एवरी अदर कंपनी मतलब कौन सी कंपनी की बात की जा रही है? फॉरेन कंपनी की बात। अगर कोई फॉरेन कंपनी ने इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। तो रिलायंस इंडियन कंपनी है मतलब डोमेस्टिक है, इंफोसिस इंडियन कंपनी है मतलब डोमेस्टिक है, टीसीएस इंडियन कंपनी है मतलब डोमेस्टिक कंपनी। तो हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, क्लियर। लेकिन एवरी अदर कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इज अ फॉरेन कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इंडिया में डिविडेंड देती है, तो माइक्रोसॉफ्ट विल बिकम अ डोमेस्टिक कंपनी। तो एवरी अदर कंपनी, अगर कोई और कंपनी इंडियन कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बची कौन सी? फॉरेन कंपनी बची ना। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसे भी हम डोमेस्टिक कंपनी मान लेंगे, क्लियर। तो फ्रेंड्स तीन तरीके की कंपनीज अपन ने पढ़ ली। सबसे पहले अपन ने पढ़ी इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कहां डिफाइंड? सेक्शन 2 क्लॉज 26 में। इंडियन कंपनी मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो तो इंडियन कंपनी है, ये तो क्लियर हो गया। जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है। उसके बाद फॉरेन कंपनी कहां डिफाइंड? सेक्शन 2 क्लॉज 23A में। कैसे है बताओ? फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड वो फॉरेन, भैया जो इंडिया में रजिस्टर्ड वो इंडियन, तो जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड वो फॉरेन, बराबर। अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 22A में। क्या बोला गया? एवरी इंडियन कंपनी, तो हर इंडियन कंपनी तो भैया डोमेस्टिक है। एवरी अदर कंपनी, जो इंडियन को छोड़ दिया जाए तो बची कौन सी? फॉरेन कंपनी बची। फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो हम उसे भी डोमेस्टिक मान लेंगे, क्लियर। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ये सब आकर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, इंडिया में डिविडेंड देते हैं, तो इन्हें भी हम डोमेस्टिक कंपनी मान लेंगे, क्लियर। अब एक और जो बच गई, कौन सी कंपनी? कंपनी इन विच पब्लिक हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। अब ऐसी कंपनीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसी कंपनीज जिसमें यह माना जाएगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट है, आपका और मेरा इंटरेस्ट है, वो कौन सी कंपनीज है उनको बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज 18 में, क्लियर। देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज ऐसा माना गया है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी। जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें यह माना जाता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो LIC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बराबर। मॉइल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी। जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसमें यह माना जाता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है, क्लियर। दूसरी, पहली हो गई गवर्नमेंट कंपनी। दूसरी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, NGOs होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी, उसमें भी यह माना जाता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है। तीसरी म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। अगर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है,
म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, अगर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है तो उसे भी यह माना गया है कि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। चौथा, लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में भी यह माना गया है पब्लिक का इंटरेस्ट है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो पब्लिक का ही पैसा लगा होता है। उसके बाद फिफ्थ, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी कंपनी के शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ओन करके रखें, किसी कंपनी के शेयर्स आपके और मेरे पास नहीं है, किसी कंपनी के शेयर्स अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लेके रखे तो उसमें भी माना जाएगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट है। इसके अलावा एनी अदर कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी, अगर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और कोई कंपनी को बोलता है कि इसमें भी पब्लिक का इंटरेस्ट है तो वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएगी। अगर सीबीडीटी ने किसी और कंपनी को भी प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 18 हमको बताता है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है? सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी। भाई गवर्नमेंट कंपनी में तो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, मतलब पब्लिक का ही पैसा है। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आया? पब्लिक का ही आया ना, तो गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। तीसरा म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। चौथा लिस्टेड कंपनी। पांचवा कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हेल्ड करके रखे हैं। और आखिरी में एनी अदर कंपनी विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। ये सब कंपनीज में माना जाएगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अपन ने शुरू किया था डेफिनेशन ऑफ पर्सन, अभी देखो अपन कंपनी की डेफिनेशन तक आ गए, पूरा इंटरलिंक्ड है। बराबर? सबसे पहले चलो अभी एक बार अपन रिवाइज करेंगे पर्सन की डेफिनेशन वापस। क्लियर? सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? इंडिविजुअल, आप और मैं। उसके बाद एचयूएफ, उसके बाद कंपनी। कंपनी कितने टाइप की? 4 टाइप की। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। उसके बाद फर्म और एलएलपी, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सब कौन माने गए हैं? पर्सन माने गए हैं। अगर ये लोग पैसे कमाएंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? फिर अपन ने इंडियन कंपनी की डेफिनेशन देख ली, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देख ली, डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन देख ली, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो देख लिया। बराबर? क्लियर? अब फ्रेंड्स, अब एओपी बीओआई यानी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी क्या होता है, ये अपने को समझना है। क्लियर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये अब अपने को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। बराबर? ये भी पर्सन है क्योंकि, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब अपन समझेंगे। चलिए ध्यान से समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी क्या फ्रेंड्स? व्हेन 2 or more person, when 2 or more person forms an association, when 2 or more person forms an association, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन कोई एसोसिएशन बन करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ध्यान से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी क्या होता है फ्रेंड्स? एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में एसोसिएशन करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी अपन ने पर्सन की डेफिनेशन समझी। क्या क्या था पर्सन की डेफिनेशन में? सर इंडिविजुअल था, सर एचयूएफ था, सर कंपनी था, सर पार्टनरशिप फर्म था, बराबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में थे। बराबर? अब मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया? जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में एसोसिएट होंगे
जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में एसोसिएट होंगे टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब लेट्स से एक एचयूएफ, एक कंपनी और एक फर्म, एक एचयूएफ, एक कंपनी और एक फर्म, तीनों ने मिलकर कोई एसोसिएशन बनाया कि चलो कोई बिजनेस करते हैं। ये तीन मिलके एसोसिएशन बना रहे हैं, एक एचयूएफ, एक फर्म और एक कंपनी, ये मिलके एसोसिएशन बना रहे हैं कि चलो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को बोलेंगे एओपी। क्या बोला गया था एओपी की डेफिनेशन में? दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में एसोसिएट हो गए। तो हो गए क्या? दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में एसोसिएट हो गए टू अर्न प्रॉफिट। ऐसे एसोसिएशन को एओपी बोलेंगे, और एओपी अगर पैसा कमाएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया एओपी यानी क्या? एओपी यानी फ्रेंड्स देखिए, एन एओपी मींस ग्रुप ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट। तो जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिल गए इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो कहलाएगा एओपी। प्रॉफिट जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट जनरेट होना इंपॉर्टेंट है। आपका एओपी हम तभी मानेंगे जब आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो एओपी नहीं है, अगर आप इनकम नहीं कमा रहे तो एओपी नहीं है। तो एओपी यानी क्या हुआ फ्रेंड्स? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिल गए टू जनरेट इनकम टू अर्न प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एओपी अगर पैसा कमाएगा तो एओपी को टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज एओपी इज कंसिडर्ड एज पर्सन। क्लियर? अब आते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या बोला गया? व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल कम्स टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आपस में मिल जाएं टू फॉर्म एन एसोसिएशन, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आपस में मिल जाएं टू फॉर्म एन एसोसिएशन, वेदर टू अर्न प्रॉफिट और नॉट, वेदर टू अर्न प्रॉफिट और नॉट, चाहे प्रॉफिट कमाना हो या नहीं कमाना हो। क्या बोला गया? देखो बीओआई में क्या बोला गया? जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, अंडरलाइन दिस वर्ड, इंडिविजुअल, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आपस में मिल जाएं, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब लेट से मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये तीनों ने मिलके, तीनों क्या है? इंडिविजुअल हैं, ए बी सी, तीनों में मिलके एक एसोसिएशन शुरू किया, तो ये एसोसिएशन कहलाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अंतर क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं मिलते। इन सब में से जितने आपने पर्सन की डेफिनेशन मिली, इनमें से कोई भी दो तीन चार लोग मिलेंगे, जैसे एक एचयूएफ मिल गई, एक कंपनी मिल गई, एक फर्म मिल गई, ये आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे ताकि ये लोग इनकम कमा सकें, तो ये एओपी हो गया। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे, आप और मैं मिलके ही एसोसिएशन बनाएंगे, चाहे प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना हो। तो एओपी में एक तो मल्टीपल पर्संस मिलेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे। एओपी में मल्टीपल पर्संस मिलेंगे और वो लोग इनकम जनरेट करेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चलिए देखते हैं। BOI means a group of individuals who join together. This is very important. Group of individual. देखो AOP में persons मिल रहे थे, तो एक HUF, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म मिल गए, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक पार्टनरशिप फर्म मिल गए। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे, राम श्याम मिलेंगे, बराबर, फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव वेदर टू जनरेट इनकम और नॉट, चाहे इनकम जनरेट हो या ना हो। तो AOP में अलग अलग पर्सन्स मिलेंगे, मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे और इनकम जनरेट करेंगे। BOI में इंडिविजुअल्स मिलेंगे, BOI में इंडिविजुअल्स मिलेंगे, बराबर, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। BOI में प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है, बट AOP तभी कहलाएगा जब आप वहां इनकम जनरेट कर रहे होगे। क्लियर? तो चलिए एक बार, व्हाट आर AOP एंड BOI? फ्रेंड्स, AOP एंड BOI जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था।
इन सीआईटी वर्सेस इंदिरा बालकृष्णन के केस में एओपी और बीओआई का डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया ना कि दो और मोर पर्सन्स कम्स टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट, और बीओआई में इंडिविजुअल मिलेंगे, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया, ये कहां दिया हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया सीआईटी वर्सेस बालकृष्णन के केस में, इंदिरा बालकृष्णन के केस में, हैज एक्सप्लेन्ड दैट एन एओपी मस्ट बी वन इन विच टू और मोर पर्सन जॉइन इन अ कॉमन पर्पस और कॉमन एक्शन एंड मस्ट बी वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट और गेन्स। मैंने अभी आपको बताया एओपी वो है जहां पर टू और मोर पर्सन मिलते हैं टू अर्न इनकम और प्रॉफिट और गेन्स। बीओआई मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई में कौन मिलते हैं? इंडिविजुअल्स मिलते हैं between the different members. While AOP must have a common purpose, it has not with AOI, but each case has to examine on the basis of surrounding facts. तो क्या AOP है और क्या BOI है वो फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। भाई AOP में पर्सन्स मिलेंगे टू अर्न प्रॉफिट, BOI में इंडिविजुअल्स मिलेंगे, राम श्याम गीता सीता ये मिल गए, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। क्लियर? ये आपको डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, एओपी और बीओआई, ये आपको पढ़ना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अपन ने पहली डेफिनेशन कंप्लीट करी किसकी? पर्सन की। कहां डिफाइन था? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन था। अपन ने पहली डेफिनेशन कंप्लीट करी किसकी? पर्सन की। कहां डिफाइन था? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन था। एक बार अपन इसको समराइज कर ले। सबसे पहले कौन आता है? सर इंडिविजुअल आता है। उसके बाद कौन आता है? सर एचयूएफ आता है। उसके बाद कौन आता है? सर कंपनी आती है। अच्छा, कंपनी कितने तरीके की? सर 4 तरीके की। कौन कौन सी? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी, बराबर, और कंपनी इन विच पब्लिक हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बराबर। उसके बाद कौन आता है? सर फर्म आती है एंड एलएलपी आती है। उसके बाद कौन आता है? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है पर्सन की डेफिनेशन में। उसके बाद कौन आता है? सर लोकल अथॉरिटी भी आती है पर्सन की डेफिनेशन में, बराबर। उसके बाद कौन आता है? सर एओपी एंड बीओआई भी आता है। और आखिरी में कौन आता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बराबर। इतने सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, और अगर ये लोग इनकम कमाएंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो फ्रेंड्स यहां पर अपना पर्सन का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन असेसी की। असेसी वर्ड डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। कहां पर डिफाइन किया गया फ्रेंड्स? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। चलिए, तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में असेसी वर्ड डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। अब असेसी यानी क्या? फ्रेंड्स एक बार पर्सन की डेफिनेशन में अपन वापस आते हैं असेसी की डेफिनेशन को समझने के लिए। क्लियर? आप बताइए, आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, हाँ या ना? आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, मतलब अपन सब लोग पर्सन है। भाई आप भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, तो अपन सब लोग क्या हो गए? पर्सन हो गए। ठीक है। आप टैक्स भरते क्या? आप टैक्स भरते क्या? नहीं सर, हम इनकम ही नहीं कमाते तो हम टैक्स क्यों भरेंगे? बराबर है। लेकिन मैं इनकम कमाता हूं तो मुझे क्या भरना पड़ता है? टैक्स। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं। ध्यान से इधर सुनेंगे ध्यान से। आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, मतलब अपन सब पर्सन है, बराबर। आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, क्योंकि हर इंडिविजुअल को क्या बोला गया? पर्सन बोला गया। लेकिन आप टैक्स नहीं पे करते क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते। मैं टैक्स पे करता हूं क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं, बराबर। तो आप सिर्फ रह गए पर्सन, मैं पर्सन के साथ बन गया असेसी। नहीं समझा? ध्यान से आपको बिल्कुल फोकस मेरी तरफ करना है। आप भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, आप भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, अपन दोनों पर्सन हैं। लेकिन आप टैक्स नहीं भरते क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते, तो आप सिर्फ पर्सन हो, आप सिर्फ पर्सन हो। लेकिन मैं पैसे कमाता हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं पैसे कमाता हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ता है, मतलब मैं पर्सन के साथ साथ असेसी भी हो गया। तो असेसी कौन हुआ? किसको आप असेसी बोल रहे हो? चलो खुद सोचो। आप भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, लेकिन आप टैक्स नहीं पे करते क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते।
मैं टैक्स पे करता हूं क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं, तो मैं असेसी भी हूं। तो आप किसको असेसी बोल रहे हो? असेसी वो पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है। भाई आप सिर्फ पर्सन हो, आप असेसी नहीं हो क्योंकि आप टैक्स नहीं करते। लेकिन मैं पर्सन के साथ साथ टैक्स भी पे कर रहा हूं तो मैं असेसी भी कहलाऊंगा। मतलब वो पर्सन जो टैक्स पे करता है वो कहलाता है असेसी, जो पर्सन टैक्स पे करता है वो कहलाता है असेसी। और असेसी वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो अब अपने को समझना है असेसी की डेफिनेशन फ्रेंड्स, ठीक। अब असेसी की डेफिनेशन ध्यान से समझिए कैसे बताई गई है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया, अ पर्सन हुम बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। एनी अदर सम ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट और पेनाल्टी। अगर किसी पर्सन को टैक्स पे करना है या कोई और पैसा पे करना है, लाइक इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है, लेट से उसने कुछ गलत किया होगा तो उसको इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी पड़ रही है, तो वो पर्सन असेसी कहलाएगा। मैंने अभी आपको बताया, आप भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, लेकिन आप टैक्स पे नहीं करते इसलिए आप असेसी नहीं हो। मैं टैक्स पे करता हूं इसलिए मैं असेसी भी हूं, तो मैं पर्सन के साथ क्या कहलाया? असेसी भी कहलाया। मैं पर्सन के साथ असेसी भी कहलाया। मतलब जिस पर्सन को टैक्स या कोई और पैसा लाइक इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी पे करनी है तो वो असेसी बन जाएगा। फिर से असेसी की डेफिनेशन कहां है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में क्या बताया गया? अगर किसी पर्सन को टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है, एनी अदर सम ऑफ मनी, या कोई और पैसा पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो पर्सन है। क्लियर? तो समझ गया, अ पर्सन मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। अगर किसी पर्सन को टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनाल्टी पे करनी है, तो वो असेसी कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom, ठीक है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। मतलब देखो, अगर आपको टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है तो आप असेसी हो। ये तो पहला पॉइंट क्लियर कर दिया अपने को। अगर आपको टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है तो आप असेसी हो। आप बोलते हो सर नहीं 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 नहीं, मुझे ना टैक्स पे करना है, ना इंटरेस्ट पे करना है, ना पेनाल्टी पे करनी है, तो आप इस वाले पॉइंट में फंसे क्या? नहीं। जिसको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी पे करनी है, जिसको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी पे करनी है, वो तो असेसी है। आप बोलते हो नहीं सर, मुझे टैक्स भी नहीं भरना, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पड़ना, मुझे पेनाल्टी भी नहीं भरनी, तो ये वाले पॉइंट में तो आप आए नहीं। तो सेकेंड पॉइंट बोलता है चलो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी पे नहीं करनी, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग शुरू की गई है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो भी आप असेसी हो। तो अगर आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी देनी है तो अच्छी बात है, आप तो असेसी हो। आप बोलते हो सर मुझे टैक्स भी नहीं देना है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना है, मैं पेनाल्टी भी नहीं भरने वाला हूं, मेरे ऊपर तो ये तीनों ही नहीं लग रहे हैं, तो पहले पॉइंट में नहीं फंसे। तो दूसरा पॉइंट बोलता है अगर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग शुरू है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग शुरू करके रखी, कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करके रखी है, तो भी आप असेसी हो। अब क्यों शुरू करके रखी है? फॉर डिटरमाइनिंग इनकम और लॉस। आपने जो इनकम बताई या जो लॉसेस बताए हैं वो सही है या नहीं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करके रखा है, तो आप असेसी बन गए। क्लियर? फॉर डिटरमाइनिंग इनकम और लॉस, फॉर डिटरमाइनिंग इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन,
किसी और पर्सन की इनकम और लॉस पता करने के लिए आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करी है ना। तो लेट्स से माइनर है, आप उसके गार्जियन हो, कोई माइनर है उसका आप गार्जियन हो, तो माइनर ने जो इनकम या लॉस बताई है वो सही बताई है नहीं, इसके लिए आप उसके गार्जियन हो तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है, तो भी आप असेसी हो। तो अगर आपकी ही इनकम या लॉस पता करने के लिए आपने जो इनकम या लॉस बताई खुद की, उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू है तो आप असेसी हो। आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है लेकिन आपकी इनकम या लॉस के लिए नहीं, किसी और की इनकम या लॉस के लिए आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है तो भी आप असेसी हो। या फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मांगने गए थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कि आपको रिफंड मिलना चाहिए या नहीं, और प्रोसीडिंग शुरू है तो भी आप असेसी हो। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बोलता है किसी भी पर्सन को अगर क्या पे करना है, टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है तो वो पर्सन तो भाई असेसी कहलाएगा। कोई भी पर्सन को अगर टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करनी है तो वो असेसी कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, चलो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी नहीं पे करनी, अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करके रखी है तो भी आप असेसी हो। तो जिस पर्सन को टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी पे नहीं करनी लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी, प्रोसीडिंग शुरू है, क्यों शुरू है, क्योंकि उसने जो इनकम या लॉस बताए उसको पता करने के लिए कि उसने इनकम और लॉस सही बताई कि नहीं। तो आपने अपनी इनकम बताई या लॉस बताई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक कर रहा है आप अपनी इनकम या लॉस सही बता रहे कि नहीं, प्रोसीडिंग शुरू कर दी तो भी आप असेसी हो। किसी और की इनकम या लॉस को पता करने के लिए आपके ऊपर इंक्वायरी शुरू है तो भी आप असेसी हो। या आपने मांगा था रिफंड, सी पॉइंट क्या बोलता है, आपने मांगा था रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि हमने ज्यादा टैक्स भर दिया, अब रिफंड देने के पहले इंक्वायरी तो करेगा वो कि सही मांग रहे हो कि नहीं, तो भी आप असेसी हो। तो अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है खुद की इनकम या लॉस की, दूसरे के इनकम या लॉस को पता करने के लिए आपके ऊपर शुरू है, या आपने रिफंड मांगा था और इसलिए आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू की गई है तो भी आप असेसी माने जाओगे। क्लियर। तो पहला, अगर आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी देना है तो आप असेसी हो, अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है तो भी आप असेसी हो। अब थर्ड, असेसी की डेफिनेशन में ही थर्ड, ठीक है, आप पूरा रेचार्ट एक साथ बनाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोला, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, every person who is deemed to be assessee, deemed to be assessee यानी मान लिया गया कि आप असेसी हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको मान लिया, ना आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी देना है, मतलब पहला पॉइंट आपके ऊपर नहीं लगा, आपके ऊपर प्रोसीडिंग भी नहीं शुरू है तो दूसरा पॉइंट भी नहीं लगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डीम्ड मान ले रहा है कि आप असेसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर की इनकम पर टैक्स, माइनर तो एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर माइनर ने पैसा कमाया तो माइनर टैक्स भरेगा क्या, नहीं, उसके पेरेंट्स को टैक्स भरना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को मान लिया जाएगा कि पेरेंट्स ही असेसी है, क्योंकि माइनर की इनकम टैक्स पेरेंट्स को भरना पड़ता है, तो पेरेंट्स विल बी टर्म्ड एज डीम्ड टू बी असेसी, पेरेंट्स को ही असेसी मान लिया जाएगा। क्लियर। लास्ट, फोर्थ, every person who is doomed to in default under any provisions of the act, if any person has defaulted any provision of the act, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के कोई प्रोविजन का डिफॉल्ट किया, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ा तो भी आपको असेसी मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, आपने 2 पैन कार्ड बना लिए, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एक पर्सन का एक ही पैन कार्ड बन सकता है, आपने 2 पैन कार्ड बना लिए तो आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको असेसी मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स 4 टाइप के असेसी हो सकते हैं, ठीक है। असेसी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 7 में 4 टाइप के असेसी बताएगा। पहला, अगर आपको टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे करना है तो आप असेसी हो। अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू है, क्यों शुरू है, खुद की इनकम या लॉस पता करने के लिए, आपने जो इनकम या लॉस बताया है उसको चेक कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी और की इनकम या लॉस पता करने के लिए आपके ऊपर इंक्वायरी शुरू है, या आपने रिफंड मांगा था और आपका रिफंड सही क्लेम कर रहे हो या नहीं इसके लिए प्रोसीडिंग शुरू करी है तो भी आप असेसी हो। थर्ड पॉइंट बोलता है
एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, मान लिया जाएगा कि आप ही एसएससी हो, मान लिया जाएगा। आप बोलोगे मैं तो एसएससी नहीं हूं, नहीं, इनकम टैक्स मान लेगा कि आप ही एसएससी हो। और आखिरी में फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ा है तो हम डिफॉल्ट किया है आपने, तो हम आपको मान लेंगे कि आप ही एसएससी हो। क्लियर? सो फ्रेंड, दिस इज अबाउट एसएससी की डेफिनेशन। अब रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एक होता है जो बताया गया सेक्शन 160 में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फॉर एग्जांपल ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, एजेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट ने पैसा कमाया, अब नॉन रेसिडेंट तो इंडिया के बाहर रहता है, तो उसका जो एजेंट है जो कहां है, इंडिया में। कोई नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया से पैसा कमा रहा। भाई कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर रह रहा और इंडिया से पैसा कमा रहा तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। अब वो तो इंडिया के बाहर रहता है तो उसको कहां ढूंढेंगे, तो उसका जो एजेंट है इंडिया में उसको मान लेंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, क्योंकि एजेंट रिप्रेजेंट नॉन रेसिडेंट। ऑफ द इनकम ऑफ अ माइनर, लुनेटिक और इडियट, गार्जियन और मैनेजर। माइनर अगर है और माइनर पैसा कमा रहा है तो माइनर का टैक्स कौन भरता है, गार्जियन, तो गार्जियन विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। या कोई लुनेटिक या इडियट है ना, कोई पागल हो गया है, तो उसका जो मैनेजर है ना, उसको मैनेज जो बंदा करता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। विच इज रिसीव बाय द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, द ऑफिशियल ट्रस्टी और एनी रिसीवर और मैनेजर अपॉइंटेड बाय अंडर एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया तो जिस पर्सन को कोर्ट ने अपॉइंट किया वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। विच इज रिसीव बाय द ट्रस्टी अपॉइंटेड अंडर एन ओरल ट्रस्ट और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन। जो ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टी है, ट्रस्ट को कौन मैनेज करता है, ट्रस्टी, तो ट्रस्टी विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, मान लीजिए कोई जॉन है ना, पहला पॉइंट फिर से बता रहा हूं, अगर कोई जॉन है वो यूएस में रहता है और वो इंडिया से पैसे कमाता है, अब वो रहता तो यूएस में, उसको कहां ढूंढेंगे, तो उसका जो एजेंट इंडिया में होगा ना उसको अपन मान लेंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। भैया एजेंट को पकड़ेंगे अगर जॉन ने टैक्स नहीं भरा तो यूएस से। क्लियर? दूसरा, इनकम ऑफ अ माइनर, माइनर लुनेटिक इडियट लोग है ना, अगर कोई पागल है, कोई माइनर है तो वो तो टैक्स नहीं भर सकता, तो उसके जो गार्जियन है, उसका जो मैनेजर होगा वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। गवर्नमेंट कभी भी पकड़ेगी तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को पकड़ेगी। अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया था कि भैया तुम इसके एसएससी बनोगे, तुम इसका देखरेख करोगे, तो कोर्ट ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। और फोर्थ, अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट है ना, ऑर्फनेज, ये सब होते हैं, तो उसके जो ट्रस्टीज होंगे उनको मान लिया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 160। एवरी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी। हर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को क्या माना जाएगा, एसएससी माना जाएगा। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट ने गड़बड़ करी तो उसके एजेंट को गवर्नमेंट पकड़ लेगी। अगर कोई माइनर ने गड़बड़ करी टैक्स की तो उसके गार्जियन को गवर्नमेंट पकड़ेगी। क्लियर? ऐसे किसी पर्सन ने गड़बड़ करी जिसके बिहाफ में कोर्ट ने अपॉइंट किया था, तो कोर्ट ने जिस बंदे को अपॉइंट किया था उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी। क्लियर? ट्रस्ट में कभी टैक्स का गड़बड़ हुआ तो ट्रस्टी को पकड़ेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को ही क्या मान लिया जाएगा, एसएससी मान लिया जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, पर्सन की डेफिनेशन देख लिया अपन ने, एसएससी की डेफिनेशन देख लिया अपन ने। अब मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एवरी assessee is a person, but every person is not an assessee। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, every person is an assessee but every assessee is not a person। ये हो गया दूसरा। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए वीडियो पॉज करिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए। ठीक है, पहला, एवरी एसएससी इज अ पर्सन। देखो, आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, लेकिन मैं टैक्स भरता हूं तो मैं एसएससी भी कहलाया। तो एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी। भैया हर पर्सन एसएससी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो पर्सन टैक्स भरता होगा वही एसएससी होता होगा ना, तो एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी। तो ये स्टेटमेंट हो गया फ्रेंड्स ट्रू। भाई एवरी एसएससी इज अ पर्सन, आप और मैं सब पर्सन है, लेकिन मैं पर्सन के साथ साथ एसएससी भी हूं ना। तो एवरी पर्सन इज अ, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी। एवरी पर्सन इज एन एसएससी, क्या ऐसा है कि हर पर्सन एसएससी होगा? नहीं सर, वही पर्सन एसएससी कहलाएगा जो टैक्स भरेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्लियर? समझा?
तो फ्रेंड्स अपन ने पर्सन की डेफिनेशन क्लियर कर ली, अपन ने असेसी की डेफिनेशन क्लियर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन ने रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी समझ लिया। बिजनेस ट्रस्ट और डिविडेंड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अदर सोर्सेज में। कहां पढ़ाऊंगा? अदर सोर्सेज में। बिजनेस ट्रस्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 13A में। अभी से आप इतना याद रखो, बिजनेस ट्रस्ट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 13A में। डिविडेंड डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 22 में, ठीक। बिजनेस ट्रस्ट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 13A में। डिविडेंड कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। जब अदर सोर्सेज आएगा तो मैं वहां इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर? ठीक। तो पर्सन की डेफिनेशन अपन ने देख ली है, फिर डोमेस्टिक कंपनी अपन ने देख लिया, फॉरेन कंपनी अपन ने देख लिया, कंपनी इन विच पब्लिक हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अपन ने देख लिया, एओपी बीओआई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको पढ़ने बोले हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके।